अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकैट सेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा C6 कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम और आज हम डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं। डिस्कशन में सबसे पहला सवाल जो लिखा गया है वो देख लें। 1 मोल ऑफ SO3 was placed in a liter reaction vessel at a certain temperature। तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लूँ और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे जल्दी से जल्दी इक्वेशन में पुट कर लूँ ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और हमारा जवाब भी ज़्यादा एक्यूरेट आए। 2SO3 से 2SO2 बन रहे हैं और O2 बन रहे हैं और हमें 1 मोल ऑफ SO3 को हमने यहाँ पर रखा है पर लीटर। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है स्टार्ट में वो आ गई है 1। जाहिर बात है कि SO2 और O2 अभी नहीं बने होंगे, तो ये इक्वेशन बन रही है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया 0.6 मोल ऑफ SO2 वर फाउंड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी। अब इक्विलिब्रियम पर SO2 के कितने मोल हैं? 0.6। SO2 के मोल हैं 0.6, मैंने देख लिया। जाहिरी बात है कि अगर SO3 और SO2 को देखें तो इनके कोएफिशिएंट बराबर हैं। इनके कोएफिशिएंट बराबर हैं मतलब 2 मोल से 2 मोल बनते हैं। तो फिर 0.6 मोल बनाने के लिए SO3 के भी 0.6 मोल ही रिएक्ट किए होंगे। सही जी। समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल करके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ ये वैल्यूज ना दी गई होती तो फिर क्या सिचुएशन होती। फिर ये होती कि टाइम 0 पर A मोल होते SO3 के, SO2 कोई ना होता, ऑक्सीजन कोई ना होता। फिर टाइम गुजरते गुजरते इक्विलिब्रियम पर आता और A-2x ने रिएक्शन करना था। A-2x क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है और SO2 के बनते 2x और O2 के बनते x। सही जनाब। तो आप गौर कर रहे हैं कि A में से जितने SO3 रिएक्ट करते हैं उतने ही SO2 बनते हैं और आधी ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। जितने ये बनेंगे उससे आधे वो बनेंगे। ये बने हैं 0.6, तो ये कितना बनेगा? आधा। 0.6 का आधा कितना होता है? 0.3 होता है। 0.3 हो गया। सही है जी बात। अब वो कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc। Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट हैं वो यहाँ पर पावर बन जाते हैं। SO2 की कंसंट्रेशन मुझे कितनी दी गई है? 0.6, उसका स्क्वायर। O2 की 0.3 और SO3 की कितनी है? 1 माइनस 0.6, ये बनता है 0.4 का स्क्वायर। इन्हें हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.36 इंटू 0.3 ओवर ये आ जाएगा 0.16। सही है जी बात। आगे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये आपस में कट सकते हैं। ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया 16। अब हम चलते हैं कि इन्हें हल कर लेते हैं किसी तरीके से। ये पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो यहाँ पर आ जाता है 10। अब देखें 36 3s आर 108 डिवाइडेड बाय 160, ये वैल्यू आ रही है। अब हमने करना ये है कि हम 108 को अंदर रख लेते हैं और 160 को बाहर रख लेते हैं। ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें। आप डायरेक्ट इन्हें मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करना चाहते तब भी सही आ जाता। अगर ऐसे करते आप कि इन्हें पहले से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लेते तो तब ये वैल्यू जो है ये वाली 10.8 बन जाती, नीचे 16 आता। बात ऐसे ही रहनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब ये आ गया 16 पॉइंट लगाया 0 आ गया 1080।
मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ है, मैं इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ और ये पक्की पक्की बात है, इसमें दो राय नहीं है कि पेपर में आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, हमारा बैकग्राउंड मैथ का इतना ज़्यादा है नहीं, तो हमने जो पहला आंसर आ रहा होता है ना, जो पहला इंट्यूटिव आंसर आ रहा होता है, उसकी बेस पर अपनी जजमेंट लगानी होती है। फॉर एग्जांपल 160 है, तो 160 को अगर आप देखें, 160 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जीरो को मान लें, नहीं है, जीरो नहीं भी होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6 are 96, 16 7 are 112। सही जनाब। अब अगर आप यहाँ जीरो लगा देंगे ना, तो ये सब के साथ जीरो आ जाएगा, ये सब के साथ जीरो आ जाएगा। सही जनाब, इस तरीके से है। अब आप देखते हैं कि मैं 16 4 करता हूँ, जवाब छोटा है, 5 करता हूँ, जवाब छोटा है, 6 करता हूँ, जवाब छोटा है, 7 करता हूँ, जवाब बड़ा आ गया। यानी कि 6 से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 960 आ गया और यहाँ पर ही मैंने काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन में से सिर्फ डेल्टा ऑप्शन ही है जो 0.6 की रेंज में है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पीछे इस स्टेप में काफ़ी टाइम लग चुका है, शायद 1 मिनट या उससे ज़्यादा आपने यहाँ पर लगाया होगा, तो अब मज़ीद टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है। जैसे ही मुझे 0.6 वैल्यू आई, मैंने कहा कि हाँ यही जवाब होगा, तो वो बात सही हो गई। एक और बात, मैंने यहाँ पे जिस तरह 16 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर बाद में ज़ीरो लगाया है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आपने ऐसे नहीं करना, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो करें। 160 इंटू 2 3 4 5 6, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि 6 से ज़्यादा से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर जवाब बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से ये 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ये काटना आसान है, ये कट सकता है। राइट साइड पर जो डिजिट होते हैं ना जी, उन्हें काउंट कर लें, 2 के बाद पॉइंट है और नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है, वो कट जाएगा राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर नहीं। तो यहाँ पर ये दो से कट गए, इससे थोड़ी हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको काटे बगैर भी किसी को आता है करना, तो वो उसके बगैर भी कर सकता है। तो यहाँ पर अब इस हिस्से में हर एक आदमी का जो प्रीवियस बैकग्राउंड है मैथ का, वो वेरी करता है। किसी को अच्छे असातिज़ा कराम मिले होते हैं, किसी का अपना इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो हर एक आदमी ना मुख्तलिफ अंदाज से कैलकुलेशन करता है। यहाँ तक का फार्मूला हमने आपको बना दिया है, इससे आगे की कैलकुलेशन आपको जिस तरह अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो 2 8s या 4 पे काट लेते हैं, 4 4s 16, 4 9s 36, ऐसे कर लेते हैं, वो भी सही है। उस तरह भी बात चल पड़ेगी। उस तरह यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। सही जी, इस तरह भी करें, मैंने एक स्टेप पहले ही कर दिया। आप इसे और हल करेंगे तो और जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएशन है, लेकिन मैंने यहाँ तक आपको पहुँचा दिया है। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, एक हिंट बता दिया है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो तो कट जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो, नीचे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो, तो वो भी आपस में कट सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो कुछ है उसमें आपके लिए मैदान ओपन है, आप उसे जिस भी तरीके से करना चाहें वो करने के लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू द कंप्लीशन। इस सवाल का ना अंग्रेजी के साथ प्रॉब्लम है, लोग ये सवाल हर बारी तकरीबन हम पूछते हैं, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। तो फारदेस्ट टू कंप्लीशन जो है ना, इसका मतलब लोग ये ले रहे हैं कि कंप्लीशन से फारदेस्ट। सही जी। अब अंग्रेजी जो मेरी है वो सीधी सीधी इतनी है जी कि फारदेस्ट टू कंप्लीशन का मतलब है कि कितना ज्यादा कंप्लीट हुआ है। फारदेस्ट टू कंप्लीशन का मतलब कितना ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। इंग्लिश के माहिरीन से भी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि फारदेस्ट टू कंप्लीशन का मतलब है कि कंप्लीशन की तरफ कितना ज़्यादा रिएक्शन गया है। और कंप्लीशन की तरफ कौन सा रिएक्शन जाता है ये मैंने क्लास में समझा दिया था कि केसी जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होती है, जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे इट गोज फारदेस्ट टू कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ ज्यादा गया होगा। वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी या हाई वैल्यू ऑफ केसी क्या बताती है? रिएक्शन गोज टू
कंप्लीशन या फार्दर टू कंप्लीशन। सही जी। तो यहाँ पर के की वैल्यू अल्फा ऑप्शन में 10⁻² सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने उसे ही टिक कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देख लें जी। इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज 7.5 10⁻⁻⁴। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि के बी की वैल्यू मुझे दी गई है, या के आर जिसे कहते हैं, और के सी की वैल्यू भी मुझे दी गई है, और के एफ की वैल्यू पूछी गई है। जाहिरी बात है कि अगर के एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगी के सी इंटू के बी। के सी की वैल्यू है 5, के बी की वैल्यू है 7.5 10⁻⁻⁴। अच्छा, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए जी। सही जी। ये कहाँ से निकला है ये वाला फार्मूला? ये फार्मूला हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से निकाला है। के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इज इक्वल टू के सी। अच्छा, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.5 लिखी हुई है, 5 नहीं लिखी हुई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका क्या लगाया? 7.5 इंटू 1.5, 5 5 25, 5 2 आ गया, 7 5 35, ये हो गया 37, इधर आ गया 75, 5 7 5 12 2 1 7 3 10 11, ये आ गया। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आ गया 11.25 10⁻⁻⁴ और 1.125 10⁻⁻3। ये वैल्यू हमारी किताब में ऑप्शन में है जी, चार्ली ऑप्शन 1.125 10⁻⁻3। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट हो तो जवाब में 2 के बाद पॉइंट आता है, ये आपने याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया। इन द रिएक्शन A2 + 4B2 2AB4 बन रहा है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड एट। लिखना पड़ेगा रिएक्शन। चौथा सवाल है, रिएक्शन ये है कि A2 + 4B2 से बन रहे हैं 2AB4, डेल्टा H नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जारी बात है लो टेम्परेचर पर फेवर होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि और क्या हो सकता है, दूसरी प्रेशर की बात हुई है। जारी बात है कि अगर आप प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर आपने फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना है तो फिर आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा कम, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और प्रेशर रखना पड़ेगा ज़्यादा ताकि वॉल्यूम कम हो, और वॉल्यूम कम हो तो रिएक्शन उस तरफ जाए जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हैं। तो वो प्रोडक्ट वाली साइड है, इसलिए फेवर हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। 4 सवाल हो गए जी। 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 + O2 द प्रोडक्शन ऑफ NO विल बी फेवर्ड बाय। 5वां सवाल है, N2 और O2 मिलकर 2NO बना रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, यानी कि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का कोई असर नहीं है, नो इफेक्ट। तो अल्फा ऑप्शन तो गलत हो गया, और साथ ही बीटा ऑप्शन भी गलत हो गया। साथ चार्ली ऑप्शन देखें तो कैटालिस्ट तो कभी भी फॉरवर्ड या रिवर्स में से किसी एक रिएक्शन की मदद नहीं करता, वो तो दोनों रिएक्शन की रफ्तार ही बढ़ा देता है। तो चार्ली ऑप्शन भी कोई असर नहीं डालेगा। डेल्टा ऑप्शन देखें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि आप नाइट्रोजन ऐड कर दें, रिएक्टेंट ऐड कर दें। हम जानते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट ऐड किया तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब लग रहा है। आगे चलते हैं जी। के सी इज लेस देन क्यू सी। छठे सवाल में बता रहा है कि के सी इज लेस देन क्यू सी। क्यू सी क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम। के सी अगर लेस देन क्यू सी हो तो जाहिरी बात है
कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है केसी अगर लेस देन होगा क्यूसी से, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन, रिएक्शन अप्रोचेस टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नहीं जी, केमिकल रिएक्शन में कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आता। बीटा ऑप्शन, रिएक्शन अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम, नहीं जी, अगर इक्विलिब्रियम आया होता तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती। चार्ली ऑप्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। फॉरवर्ड रिएक्शन तो उस वक्त होता है जब केसी की वैल्यू क्यूसी से बड़ी हो, तो यहाँ पर केसी की वैल्यू क्यूसी से छोटी है, तो यहाँ सही जवाब होगा डेल्टा ऑप्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। 7 क्वेश्चन है जी, यूनिट ऑफ केसी फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन के लिए N2 प्लस 3H2 से बनते हैं 2NH3। डेल्टा एन यानी कि प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल का जवाब आ रहा है -2, और केसी के यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा एन। यहाँ से जवाब आएगा मोल की पावर -2, डेसीमीटर की पावर +6। ऐसा ऑप्शन हमारे पास बीटा में मौजूद है, तो इसे हमने सही मान लिया। 8th क्वेश्चन, इन केस ऑफ गैसेज अनदर कांस्टेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ केसी, द कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर केपी आंसर है। मैंने बताया था कि गैसेज के लिए पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। 9th क्वेश्चन है जी, रेट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया सिंथेसिस। मैंने याद करवा दिया था, इस रिएक्शन से केसी की वैल्यू निकाली थी 4x² v² ओवर a माइनस एक्स b माइनस 3x³। ये वैल्यू याद ही करवा दी थी, तो अब इस पर हम मजीद बात नहीं करेंगे। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 10th क्वेश्चन है जी, कैटलिस्ट यूज्ड इन हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस में जी अल्फा, बीटा और चार्ली तीनों में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किसी ना किसी तरीके से लिखा हुआ है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल होता है जी, तो पहले 3 सही नहीं हैं। डेल्टा ऑप्शन मैंने पढ़ा हुआ है, ना सिर्फ इसी चैप्टर में पढ़ा था बल्कि रिएक्शन काइनेटिक्स में भी आयरन और उसके एक्टिवेटर हमने पढ़े थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रेयर अर्थ ऑक्साइड और सिलिका वगैरह। तो डेल्टा यहाँ पर सही हो गया 10th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज। 11th क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एक रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है। जारी बात है कि अगर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल होगा, तो जब वो बन जाएगा फिर उसे क्या पड़ी है कि वो रिएक्शन करे। लेकिन अगर प्रोडक्ट रिएक्टिव होगा तो फिर प्रोडक्ट भी सोचेगा कि भाई मैं तो रिएक्टिव हूँ, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, और वो काम क्या है, वो वापस रिएक्टेंट बना देगा। तो 11 ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखते हैं, अल्फा ऑप्शन, रिएक्शंस आर रिएक्टिव। भाई अगर रिएक्टेंट रिएक्टिव होंगे तो वो तो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वापस आने की वजह क्या है, हम तो ये ढूंढ रहे हैं। बीटा ऑप्शन, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव, ये सही लग रहा है, अगर प्रोडक्ट रिएक्टिव होंगे तो वो भी रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट बना देंगे। चार्ली ऑप्शन, प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, अगर प्रोडक्ट स्टेबल हैं तो उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर वो रिवर्सिबल एक्शन क्यों करेंगे। डेल्टा ऑप्शन, रिएक्टेंट्स आर स्टेबल, भाई अगर रिएक्टेंट्स स्टेबल हैं तो फिर वो बने रहें, उन्हें पड़ी क्या है रिएक्शन करने की, तो प्रोडक्ट रिएक्टिव है इसलिए वापस जा रहा है मामला। सही जी, 11वां ऑप्शन। 11 में हमने ऑप्शन टिक कर लिया बीटा। 12वां सवाल देखते हैं, फाइंड फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे ही उसने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस, मैंने डेल्टा ऑप्शन टेम्परेचर टिक कर दिया, मैंने कोई बात और नहीं सुनी ना देखी। जैसे ही उसने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है, पहले मैंने सोचा मैं ऑप्शन पढ़ लूं, फिर मैंने कहा नहीं जी, टेम्परेचर ही सही जवाब है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है, बाकी तो किसी तरह होता नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया। 13, फॉर ए रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेज with increase in temperature, the delta H for the reaction is। आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर ज्यादा होते हैं, तो भाई अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा, ए से बन रहा है सवाल नंबर 13 के अंदर, ए से बन रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन बी, और डेल्टा एच जो है वो है पॉजिटिव।
सही जी, डेल्टा एच आ गया पॉजिटिव, ए से बी बन रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फॉर ए रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन पर जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो टेम्परेचर ने जब इंक्रीज करना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है केसी बढ़ता है। याद आ रहा है आपको मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर के वजह से केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है, बिकॉज द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स विदाउट एनी सब्सटेंस बीइंग एडेड और रिमूव्ड। ना आपने कुछ शामिल किया है ना कुछ निकाला है, फिर भी आप केसी की वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। इसलिए चेंज हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना कुछ ऐड होता है ना कुछ निकलता है, फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो अब वो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बढ़ती है जी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेफिनेटली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ से इस तरह भी याद रख लें, इसे रिवर्स ऑर्डर में भी याद कर लें कि अगर किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़े तो वो एंडोथर्मिक होता है। हमने पहले क्या याद किया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ता है और केसी बढ़ती है। अब हम रिवर्स ऑर्डर में याद कर रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन के लिए केसी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़े तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन में हमने अल्फा ऑप्शन टिक कर लिया। 14 क्वेश्चन देखें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the equilibrium constant Kp for the decomposition reaction is expressed by Kp is equal to 4x square P over 1 minus x square, where P is pressure and as x is extent of decomposition. Which one of the following statements is true? अच्छा, अब ये सवाल देख कर ना, पहले तो हमने कहा कि भाई ये सवाल तो हमारे बस का नहीं है, हमें ना x का पता है ना p का पता है ना 1 माइनस एक्स का पता है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का सवाल लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए, आ सकता है, मुश्किल वक्त भी आता है इंसान पे, सारे वक्त आसान नहीं होते। तो अगर ऐसा सवाल आ भी गया तो अब हमें ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ पे ऑप्शन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अल्फा ऑप्शन, केपी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये ऑप्शन देखकर ना मेरे कुछ हवास बहाल हुए हैं, मुझे कुछ अच्छा फील आना शुरू हुआ है, इसलिए कि मुझे पता है कि केपी तो कांस्टेंट है। केपी तो प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, कैटालिस्ट, इन चीज़ों के चेंज करने से चेंज नहीं होता। तो मैंने कहा अल्फा ऑप्शन केपी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये गलत है। बीटा ऑप्शन केपी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एक्स, एक्स पे भी डिपेंड नहीं करता। एक्स क्या है? वो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है, ये एक्सटेंट ऑफ डीकम्पोजिशन है, या उसके यूनिट कंसंट्रेशन वाले हैं, तो कंसंट्रेशन का तो कोई असर नहीं है। चार्ली, केपी इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ, की जो मर्जी कहते रहे जी, डिक्रीज एक्स, इंक्रीज पी, इंक्रीज वी, एड कैटालिस्ट, एड प्रोमोटर, एक्स वाई जेड, जो मर्जी बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारे कान में तो जो घंटी है, दिमाग की जो घंटी है, वो उस वक्त बजती है जब वो कहता है कि केपी चेंजेस विद टेम्परेचर, केपी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, केपी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती। तो अल्फा, बीटा, चार्ली सारी हमारे लिए बेजरर बातें थी। डेल्टा ऑप्शन हमने देखा, केपी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन प्रेशर एंड एक्स, बिल्कुल सही बात। अब हमें अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि केपी जो है वो तो कांस्टेंट है, चाहे पी चेंज करें, चाहे एक्स चेंज करें, चाहे वाई चेंज करें, चाहे पूरी एबीसी चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केपी तो भाई सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। सवाल हमें ज़रा मुश्किल लग रहा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। कई दफ़ा एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए डालता है ताकि आपको परेशान करे, और एक आसान सी बात पूछ लेता है तो आप थोड़े परेशान होकर जब सवाल देखते हैं तो एक आसान सवाल भी मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन बड़ा आसान था जी, के पी रिमेन्स कांस्टेंट, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। 15 क्वेश्चन नहीं जी, ये 15 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर था, इसे काट दिया है हमने, और इसका जवाब भी हमें नहीं पता, हम उसे जानना भी नहीं चाहते। 16 क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 4 × 10⁻⁴ सही जी।
तो हमें क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर Kc की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। आगे बढ़ते हैं जी। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 10 टाइम्स फास्टर। अगर आप कैटालिस्ट डाल देंगे तो एक जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाएगा। Therefore, the equilibrium constant in presence of catalyst at 2000 Kelvin is बीटा ऑप्शन है जी यही रहेगा, क्योंकि कैटालिस्ट डालने से Kc की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, ये हम सीख चुके हैं। तो यहाँ सही जवाब था बीटा। आगे चलते हैं। If the temperature in the synthesis of ammonia is decreased, ammonia formation will। जी जनाब, अगर हम प्रेशर को टेम्परेचर को कम कर दें, अमोनिया सिंथेसिस कहाँ रही, ये रही जी, N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू मैंने याद करवाई थी -92.46। -92.46 का मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा जनाब, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर क्या हो रहा है? वो कहता है कि टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर कम किया जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ये फिक्रा भी याद करवाया था मैंने, लिखवा भी दिया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर कम किया जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ज्यादा अमोनिया बनेगी, ज्यादा अमोनिया बनेगी मतलब अमोनिया प्रोडक्शन इंक्रीजेज। क्या ऑप्शन है कोई ऐसा? अल्फा ऑप्शन इंक्रीजेज। बिल्कुल सही हो गया जी। 17 क्वेश्चन में अल्फा ऑप्शन इंक्रीजेज हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो है ना वो देख लें कि मैंने ये नेगेटिव को गलती से एंडोथर्मिक लिख दिया है, ये एक्सोथर्मिक है। जवाब पे तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक्सो होना चाहिए। तो अगर वो गलती से आपको कुछ कंफ्यूजन हुई हो, आप कुछ परेशान हो, तो वो डेल्टा एच नेगेटिव जो है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वो लो टेम्परेचर पर ही ज्यादा होता है। आगे चलते हैं जनाब। 18 क्वेश्चन आ गया। इफ Kc इज वेरी स्मॉल देन रिएक्टेंट्स आर इन। आपको मिसाल दी गई थी। यहाँ पर सवाल नंबर कौन सा चल रहा है जी? 18। यहाँ पर 2HF H2 + F2 की मिसाल दी गई थी और Kc की वैल्यू 10⁻⁻13 आई थी। हमने कहा था Kc की वैल्यू अगर स्मॉल आए, वेरी स्मॉल आए, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट बड़े कम हैं, रिएक्टेंट बड़े ज्यादा हैं, यानी कि लिटल और नो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ भरे पड़े होंगे। बीटा ऑप्शन, लार्ज अमाउंट में रिएक्टेंट अंदर मौजूद हैं। 18वें सवाल में बीटा ऑप्शन हो गया। 19 क्वेश्चन देखने लगे हैं जी। इन रिएक्शन A + B गिव अस AB। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डबल्ड व्हाट विल हैपन। अच्छा, ये ना लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से सवाल आ गया। A और B दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। रिएक्शन कौन सा है जी? 19 क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन में A और B है और उससे AB बन रहा है। तो जाहिरी बात है कि जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों को डबल करेंगे तो रिएक्शन की रफ्तार 4 टाइम्स हो जाएगी। चार्ली ऑप्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, हमने टिक कर लिया। 20th क्वेश्चन देखें। इफ वी इंक्रीज प्रेशर इन डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5 विल फेवर द रिएक्शन इन। अच्छा जी, PCl5 की डीकम्पोजिशन लिख लेता हूँ। PCl5 से बन रहे हैं PCl3 और Cl2। हम जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम है PCl5 की तरफ, तो अब रिएक्शन किस तरफ चला गया? बीटा ऑप्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। आप देख लें जनाब, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चल पड़ते हैं। 21 इन द फॉर्मेशन ऑफ HI द चेंज ऑफ प्रेशर। जी देखते हैं 21 HI की फॉर्मेशन H2 + I2 से बनते हैं
2HI। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों तो प्रेशर की तब्दीली का कोई असर नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पर किसी तरह भी। तो चार्ली ऑप्शन हो गया, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी अफेक्टेड। 22nd आ गया, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन द एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम इज। हम जानते हैं कि भाई सवाल नंबर 22 के अंदर अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएं तो ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन है जी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। बीटा ऑप्शन में लिखा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं होता जी, इक्विलिब्रियम डायनेमिक ही होता है केमिस्ट्री के अंदर। और अल्फा ऑप्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मैंने लगाया, इसलिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बराबर नहीं हो सकते। एक साल्ट लें, अगर उसे पानी में डालें तो फिर वो साल्ट का भी पानी में डिसोल्यूशन जो है ना वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत इक्विलिब्रियम में आ सकती है। और इक्विलिब्रियम में जितना साल्ट वो डिसॉल्व हो रहा होगा उतना ही साल्ट वापस सॉलिड फॉर्म में आ रहा होगा। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि मूव कर रहा है रिएक्शन, लेकिन ये फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, होते वो डायनेमिक नेचर के हैं, यानी कि हरकत में रहता है रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, रुकता नहीं है रिएक्शन। तो यहाँ इसलिए हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया। आगे चलते हैं। When 6 gram acetic acid is dissolved in 1000 centimeter cube of solution, only dash molecule ionize out of every 1000 acetic acid molecules। हमें एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, ये किताब में लिखी हुई है जी वैल्यू, कि अगर एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया गया हो तो उसकी 1.3% आयनाइजेशन होती है, यानी कि 100 में से 1.3 और 1000 में से 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। तो डेल्टा ऑप्शन 13 हम यहाँ टिक कर लेंगे। 1.3% आयोनाइजेशन है जी 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की। 1.3% का मतलब हर 100 में से 1.3, और जब 1000 में से देखेंगे तो 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। डेल्टा ऑप्शन 13 हमने टिक कर दिया। 24 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन देखी थी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी वो बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बताता है, और ली शैडली प्रिंसिपल में भी मदद करता है। तो डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही हो गया। 25th क्वेश्चन, एक रिएक्शन है अमोनिया सिंथेसिस का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो 2 हो तो Kc की वैल्यू बताएं। आसान सा सवाल था जी। Kc किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, उसका स्क्वायर, नीचे 2 की पावर 3। भाई पावर भी कट सकती हैं आपस में अगर कोएफिशिएंट एक जैसे हो, तो ये 2 की पावर 2 इस 2 की पावर 3 से कटती है, तो ये बनता है 1/2 इंटू 2। 3 पावर में से 2 कट गई, एक बाकी बची, ये हो गया 1/4। इसका जवाब आएगा 0.25। तो ये ऑप्शन बन रहा है डेल्टा ऑप्शन 0.25। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, बीटा ऑप्शन है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। 27 pH ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ बेस। अगर आप बेस डालेंगे, बेस से क्या आते हैं जी, हाइड्रो ऑक्साइड आयन आते हैं। देखें जरा, अगर आपके पास एक pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, और POH आपने क्या डाला, आपने बेस डाल दी। बेस डालने का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो याद रख लें कि pH भी बढ़ेगी और POH क्या होगी, कम होगी।
सही जनाब, याद रखने वाली बात हो गई। हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डालें, आपको पता है कि बेस की पीएच जो है वो कितनी होती है, वो 7 से कम होती है कि ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह होती है बेस की पीएच। तो जब आप बेस डालेंगे तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगी। अल्फा ऑप्शन मोर देन 7 हो गया। 28 Ka value explain the strength of acid if Ka is less than 10 raised to power minus 3 it means that beta option very weak acid लिखवा दिया था जी मैंने। ये अब आसान मुझे लगता है सवाल आने शुरू हो गए हैं। 29 conjugate acid of a strong base is, आप जानते हैं सवाल नंबर कौन सा है जी 29। Ka is inversely proportional to Kb, अगर एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है तो उसका एसिड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अल्फा ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सोल्यूशन, ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ग्लू है, हमें इनके बारे में डिटेल नहीं पता। लेकिन बीटा ऑप्शन ब्लड के बारे में हमें पता है कि भाई उसकी पीएच जो है ना वो 7.35 होती है और वो एक बफर है, बड़ा एक्सीलेंट नेचर का, हमारी ज़िंदगी को चलाने में उसका बड़ा किरदार है। 31 जी पीएच ऑफ रेन वाटर, सारे ऑप्शन करीब करीब हैं। अब ऐसे पीएच नाप कर जाना, बादलों के पास कोई पीएच मीटर नहीं है कि उस हिसाब से वो बारिश करें, तो हम इसे इरेलेवेंट क्वेश्चन करार देते हैं। इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बारिश नहीं होती कि उसकी पीएच 6.4 ही हो पूरी दुनिया में, तो हम इसे क्रेडिट पे डाल रहे हैं। 32 स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमिन्ड बाय के ए जी, अल्फा ऑप्शन है। के ए जितना ज़्यादा होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज़्यादा होता है उतनी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज़्यादा होती है। 33 यूनिट्स ऑफ के डब्ल्यू, ये अच्छा सवाल है जी। 33 यूनिट्स ऑफ के डब्ल्यू होता किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर लें, मोल टू डेसीमीटर -6। देखें कोई ऑप्शन है ऐसा, जी चार्ली ऑप्शन है। 34 सॉल्यूशन हैविंग 0 पीएच विल बी, हम जानते हैं कि 7 से कम पीएच हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। 6 पीएच वाला एसिडिक है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 वाला बहुत एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो हमने चार्ली ऑप्शन हाईली एसिडिक लगा दिया। 35 a solution having pH is equal to 4 its hydroxide ion concentration will be, इस तरह के सवाल मैंने करवा दिए थे जी, फिर भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ एक बारी अगेन। 35 पीएच कितनी है जी 4 है, यहाँ से पीओएच मैं निकाल लूँ, पीओएच होगी 14 माइनस पीएच, पीएच की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 4, तो पीओएच कितनी आ गई 10। मैंने याद करवा दिया था, राइट साइड पर बहुत सारी वैल्यूज लिखी थी कि अगर पीओएच 10 आए तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 आपने याद रखनी है। बीटा ऑप्शन 10⁻⁻10 हो गया। आगे चलते हैं। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर द H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वैल्यू ऑफ KW बताएं। तो KW ये लिखा हुआ H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है। अगर हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी गई है 10⁻⁻6, सवाल नंबर कौन सा है जी, ये है 36 क्वेश्चन। तो हाइड्रोक्साइड भी उतने ही होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि न्यूट्रल वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन उतने हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर जी 10⁻12 जवाब आ गया, आप टिक कर लेंगे चार्ली ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.76, देन pKb वैल्यू इज, ये भी हमने सीखा हुआ है 37 क्वेश्चन में कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw यानी कि 14 के बराबर होता है। और pKb अगर निकालना है तो 14 माइनस pKa और वो आ जाता है 9.24। सही जी, तो ये भी आसान सवाल था, बीटा ऑप्शन। 38 आ गया। बफर विच कंटेन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर्मिक एसिड और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर हमने बफर का फार्मूला लगा लेना है। सवाल नंबर चल रहा है 38। हम जानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो जाए तो फिर जो पीएच होती है ना वो बराबर हो जाती है pKa के, और pKa की वैल्यू जो है वो 3.78 दी हुई है।
तो फिर हमारा जो बफर है वो भी 3.78 वाला ही होगा। अल्फा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 39 अ सॉल्यूशन हैविंग POH इज इक्वल टू 5 इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, आप इसे हल कर लें। तो अगर PH निकालनी है तो 14 माइनस POH हो जाएगा, 9 आ जाएगी, और 9 हो तो फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻9 मोलर होती है, जैसा कि मैंने सिखा दिया। तो चार्ली ऑप्शन हो गया जी 1 × 10⁻9। 40 क्वेश्चन, the dissociation of a weak acid H2S in water is suppressed by adding a strong electrolyte with a common ion। कौन है strong electrolyte with a common ion? वो है HCl जी। H2S की आयनाइजेशन HCl डालने से सप्रेस होती है। ये सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, किताब में आपने उम्मीद है पढ़ा होगा। बीटा ऑप्शन सही हो गया। If the difference of pKa value of two acids is 2, then acid with smaller pKa value is stronger than others। डेल्टा ऑप्शन 100 टाइम्स ये बताया था जी, ऐसा ही मैंने लिखवा दिया था, इसी वजह से लिखवाया था कि पेपर में आ सकता है। 42nd क्वेश्चन, pH of 1 molar HCl by 42nd क्वेश्चन है pH of 1 molar। 1 molar का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ 1, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1। log 1 कितना होता है जी? 0 होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल है 43। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 डेसीमीटर क्यूब 2019 के पेपर का सवाल है। आपने इसका जवाब 55.6 मोलर लगाया था, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैंने बता दिया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर का मैस होता है 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम, सही जी, और मोलर मैस होता है 18 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे जवाब आता है 55.6 मैस ओवर मोलर मैस इंटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 44 क्वेश्चन, pH of buffer solution containing 1 molar salt and 0.1 molar acid। अब जरा फिर से हम फार्मूला लगा लेते हैं। pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by concentration of acid। हम जानते हैं कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से 10 गुना ज्यादा हो, तो मैंने बताया था कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1 हो जाएगा। pKa है 4.74, तो फिर सॉरी कितनी है जी pKa? वो है 4.76, तो फिर pH कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5.76। 5.76 हो जाएगा जी। टिक कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा बन गया हमारा? ऑप्शन बन गया बीटा ऑप्शन। साल्ट एसिड से 10 गुना ज्यादा है जी, इसलिए ऐसा मैंने किया है। तो ये जितने हिंट्स थे ना वो सारे आपको बताए गए थे। उम्मीद है कि आपने उन्हें फॉलो किया होगा बहुत ज़्यादा, और आज आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे टेस्ट को। और जिन्होंने इतना ध्यान से क्लास नहीं पढ़ी, छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए थे उन्हें माइंड में नहीं रखा, वो अब सर पकड़ कर बैठे होंगे। 45 फैक्टर विच डिटरमिन बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। बफर कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन पर। मैंने बताया था कि जो मोलैरिटीज हैं साल्ट और एसिड की, ये डिटरमिन करती हैं कि बफर कैपेसिटी कितनी होगी। तो चार्ली ऑप्शन, मोलैरिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। 46 Ka एंड Kb आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी अभी मैंने बताया 46 में कि Ka और Kb एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। 47 pKw एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा ऑप्शन 14 होती है जी। अब ये आपने गलत किया है तो फिर तो जना आपको कान पकड़ के उठक बैठक करने की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा ऑप्शन 14 हो गया। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट pH। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बेसिक सॉल्यूशन जो हैं उनकी pH 7 से ज्यादा होती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वगैरह। तो यहाँ पे पानी जो अमोनिया वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच होती है वो ज्यादा होती है। तो चार्ली ऑप्शन हो गया। 49 जी नहीं, ये इसमें चारों ग्राफ सही नहीं थे, क्रेडिट पे दे देंगे। 50 आ गया। इसका ग्राफ ना आपके पास लिखा हुआ है किताब के अंदर, अमोनिया सिंथेसिस, आई थिंक के 233 पेज है, 233 पेज पे ग्राफ बना हुआ है।
वो वाला सही ग्राफ है, ये वाले सही ग्राफ नहीं है। 50th क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूइस एसिड बट नॉट ब्रोंस्टेड एसिड। अब पहले तो हमें ल्यूइस एसिड का पता हो। क्वेश्चन नंबर 50 में ल्यूइस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसे कहते हैं ल्यूइस एसिड। और ब्रोंस्टेड एसिड कौन होता है? प्रोटॉन डोनर। अच्छा, वो कहता है कि प्रोटॉन डोनर ना हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। सही जी, ये बात पूछी जा रही है। देखते हैं अल्फा ऑप्शन वाटर। वाटर तो प्रोटॉन दे सकता है, हमें पता है कि वाटर एम्फोटेरिक स्पीशी है लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो वो प्रोटॉन दे सकता है। तो प्रोटॉन नहीं देना चाहिए, हमें पहले ढूंढना है जो प्रोटॉन ना दे सकता हो। बीटा ऑप्शन अमोनियम, अमोनियम में भी एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है तो वो H पॉजिटिव वापस भी जा सकता है। NH4 पॉजिटिव भी प्रोटॉन दे सकता है तो वो भी हमारा जवाब नहीं होगा। चार्ली ऑप्शन H3O पॉजिटिव, वो तो मशहूर ज़माना एसिड है, वो तो H पॉजिटिव डोनर है ही। तो अल्फा, बीटा और चार्ली दोनों को मैंने लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जज किया, तो वो तीनों के तीनों प्रोटॉन डोनर थे, वो तीनों के तीनों एसिड थे। डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन में तो एज है ही नहीं, प्रोटॉन है ही नहीं। जब प्रोटॉन है ही नहीं तो उसने देना कहाँ से है? तो वो प्रोटॉन डोनर तो है नहीं। दूसरा, उस पर +3 चार्ज है तो भाई वो इलेक्ट्रॉन पेयर तो कबूल कर सकता है, और इसीलिए तो ट्रांजिशन मेटल के तौर पर काम करते हुए वो बनाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। तो वो ल्यूइस एसिड है लेकिन वो ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, वो प्रोटॉन डोनर नहीं है। तो इस तरह मैंने डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। अब यहाँ पे ये भी बात एक हिंट के तौर पे बताऊं कि मैं प्रोटॉन कंपेयर कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ना लोन पेयर ढूंढ रहे होंगे। अब जो चीज ज्यादा एविडेंट है ना, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। जो चीज ज्यादा कॉमन है, हमें उस कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए। अब लोन पेयर तो किसी के नजर ही नहीं आ रहे, पहले आप ग्रुप नंबर ढूंढेंगे, फिर लोन पेयर ढूंढेंगे, फिर बॉन्डिंग बनाएंगे। इस सबसे बेहतर था कि आप एच देखते, आप कहते जी इसके पास एच पॉजिटिव है, ये एच पॉजिटिव दे सकता है, तो ये तो हमारा सही जवाब नहीं है। तो सही रास्ते से जो है ना सोचना, ये बड़ा जरूरी है। 51 क्वेश्चन आ गया, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इन विच टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज चार्ली ऑप्शन 0.01 मोलर। KSP के कॉन्सेप्ट में मैंने बता भी दिया था, लिखवा भी दिया था। 52nd क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। 52nd क्वेश्चन, जवाब इसका मैंने बताया हुआ है, एक्सरसाइज का सवाल है, 2.7 आता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो अभी अभी जो है वो आए हैं और नहीं सीख सके हमारे साथ ये कंसेप्ट, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं 2H पॉजिटिव और सल्फेट। यहाँ पर है 10⁻³ तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे 2 × 10⁻³ और pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ और ये हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 2 और प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ और ये आ जाएगा -0.3010, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2.7, इस तरीके से जवाब आएगा जी। बीटा ऑप्शन आ गया। 53rd, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4 है जी, बीटा ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, PCl5 की डीकम्पोजिशन के लिए Kc की वैल्यू याद करवा दी थी मैंने, Kc इज इक्वल टू x² / a-x। बुनियादी बातें याद करना सबसे अच्छा हल है पेपर में टाइम को बचाने का। लोग कहते हैं, परेशान रहते हैं, टाइम नहीं बच रहा। टाइम इसलिए नहीं बच रहा कि आपने हर चीज़ तो पेपर में सोचने के लिए रखी हुई है, ये सवाल पेपर में सोचूंगा, ये सवाल पेपर में सोचूंगी, तो फिर तो वही टाइम लगेगा। सही, आप देखेंगे ये कितने सारे सवाल हैं जो मैंने काफ़ी जल्दी हल कर लिए, बाकी भी जल्दी हल हो सकते हैं, वो तो आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर ये पेपर मैं खुद कर रहा हूँ तो ये काफ़ी जो है ना जल्दी हल हो जाता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बुनियादी फार्मूलाज हैं, एक तो उनको मैं इम्प्लीमेंट हमेशा करने की आदत रखता हूँ, और दूसरा ये कि जो इन्फॉर्मेशन याद हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन मैं लाजमी याद रख लेता हूँ, ताकि उस तरह का अगर सवाल आए तो उसमें मेरा टाइम ज़ाया ना हो। आप भी इस अप्रोच को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा रहेगा। 55, एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट टू ए केमिकल रिएक्शन will bring about change in which of the following characteristic of reaction। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से इनमें से क्या चेंज होता है?
पहला है जी एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, सबको पता है। एंथैल्पी चेंज मैंने बता दिया था जी, 2 बारी बता दिया, 2 अलग अलग चैप्टर में बता दिया। अब तीसरे चैप्टर में ये बात आ गई है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी का फर्क है ना जी, ये जो फर्क है ये चेंज होता है कैटालिस्ट डालने से, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो फर्क है ना वो नहीं चेंज होता। तो एंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कैटालिस्ट का। और थर्ड है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी केसी के चेंज कैटालिस्ट डालने से चेंज नहीं होता। तो अल्फा 1 ओनली, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी चीज है जो कैटालिस्ट डालने से चेंज होती है। 56 फॉर द रिएक्शन वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये रिपीट हुआ है जी, अल्फा ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैं लिख दूं जी, अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर KSP ज्यादा हुआ तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 नतीजे हैं। अब मुझे क्या पूछा गया, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, नहीं जी ऐसा तो नहीं है। बीटा आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP, तो सॉल्यूशन को होना चाहिए था सैचुरेटेड। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। चार्ली ऑप्शन जी मेरी तीसरी वाली बात से कोइंसाइड कर रहा है, तो मैंने चार्ली ऑप्शन को सही करार दे दिया कि अगर KSP आयोनिक प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है। 58 आ गया जी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का 2 × 10⁻⁻10 है। मैक्सिमम सिल्वर आयन इन दिस सॉल्यूशन इज चार्ली ऑप्शन 1.41 10⁻5। ये कहाँ से आया है जी, ये एक्सरसाइज का MCQ है, लेकिन फिलहाल हम KSP निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि AgCl में 2 आयन हैं, एक Ag पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, और मैंने बताया था कि 2 आयन के लिए KSP इज इक्वल टू S², और मुझे सॉल्युबिलिटी ही पूछी गई है। 2 आयन्स के लिए अगर आप सॉल्युबिलिटी निकाल लेना तो वो दोनों आयन की कंसंट्रेशन भी उसी के बराबर होती है। अच्छा, तो अब KSP की वैल्यू और S की वैल्यू किसके बराबर आएगी, KSP का स्क्वायर रूट, KSP यानी कि 2 × 10⁻10 का स्क्वायर रूट। सही जी, इसे हल करेंगे तो ये 1.41 10⁻5 आएगा। चार्ली ऑप्शन टिक कर लें। 59 द चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल चेंज KC। भाई ये तो सोते सोते करना चाहिए हमें, टेम्परेचर के अलावा कोई भी चीज़ KC को चेंज नहीं करती। आखिरी सवाल है, इफ Ka फॉर एन एसिड इज हायर द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड विद pKa। वो कहता है कि जनाब अगर Ka ज़्यादा हो तो एसिड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। अब बताएं कि pKa और एसिड की स्ट्रेंथ में क्या ताल्लुक है। हम जानते हैं कि जितना pKa कम होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो चार्ली ऑप्शन लोअर pKa स्ट्रॉन्गर दी एसिड। इसके साथ ही C6 हमारा मुकम्मल हो गया जी। आपके सवालों के जवाब जो हैं वो आपने देख लिए, और अगर आप इन्फॉर्म कर दिया करें हमें, 1-2 स्टूडेंट्स कर भी देते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। एक सवाल और भी था कि जो वो मार्किंग है उसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो बता दिया करें कि आपके ना कितने नंबर आए हैं। अच्छा रहता है पता लगे कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट सही राह पर जा रहे हैं, अच्छे इदारों में डॉक्टरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और कौन लोग जो हैं वो अभी थोड़ा पीछे हैं जिन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सही हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।